आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम इस चैप्टर की साइंस के फर्स्ट चैप्टर की फुल डीपली स्टडी करेंगे। इसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ छोटी छोटी टर्म्स को समझ लेते हैं। इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, जो हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट अभी हमें थोड़ा सा रिवाइज करने की उसे ज़रूरत है। तो फर्स्ट चीज आती है हमारे पास एटम्स। फर्स्ट थिंग आती है हमारे पास एटम्स। एटम्स को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। अगर एटम की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट परफॉर्म अ केमिकल एलिमेंट। जो एटम होते हैं वो किसी भी ऑर्डिनरी मैटर के की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। और ये जो है कोई भी मैटर जो है इससे क्या बनता है, केमिकल एलिमेंट्स बनते हैं। ये जो एटम्स है, इन एटम से क्या बनते हैं, आपके केमिकल एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे सिंपल वे में अगर हम बात करते हैं एटम की, तो एटम जो है वर्ल्ड में कोई भी चीज है, किसी भी चीज, किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस को ले लो, अगर हम किसी भी कंपाउंड को ले लेते हैं अगर हम, तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं एटम। एटम्स को हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। एटम जो होते हैं इसको हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो एटम होते हैं ये वर्ल्ड की किसी भी चीज को अगर हम ले लें तो सबसे छोटी जो चीज होती है जिससे मिल के वो चीज बनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो एटम से ही सभी चीजें बनी हुई है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग करने में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का जो एक एटम होता है, जो ऑक्सीजन का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वही आपकी क्या है, एटम है। और उन छोटी छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट से ही मिलके बनती है आपकी ऑक्सीजन गैस। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाए, सिंगल एटम जो है वो आपका क्या हो गया, एटम का एग्जांपल है हाइड्रोजन है, आयरन है, कॉपर है। ठीक है ना। इसी तरीके से वर्ल्ड में कोई भी चीज है, अगर उसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एटम से ही बनते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूल को हिंदी में हम बोलते हैं अणु। ठीक, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 atoms that form the smallest or identifiable unit। कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज्यादा, या तो 2 हो सकते हैं या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना। और ये फिर क्या बनाते हैं, आइडेंटिफिएबल यूनिट बनाते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पहचान सकते हैं। एटम्स को हम पहचान नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पहचान सकते हैं? क्योंकि एटम्स जो होते हैं, जो उनका साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसे कि हम अपनी नेगेटिव आईज से भी उसको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो एटम्स को देखने के लिए हमें स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत लगती है। बट एटम जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं ना, तो वो क्या बना देते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, और फिर मॉलिक्यूल्स को हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी आप देखते हो, तो पानी जो है, पानी में भी कई सारे पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके अंदर। सिर्फ एक मॉलिक्यूल से पानी नहीं बना है, पानी के अंदर भी ढेर सारे लाखों करोड़ों की संख्या में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है पानी के, इसलिए हम पानी हमें विजिबल है। तो वाटर जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका H2O। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब इसमें ऑक्सीजन का एक एटम
एटम है हमारे पास और हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ऑक्सीजन का 1 एटम है हमारे पास और हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम्स है। तो ये दोनों एटम्स जो है ये मिल के आपस में क्या बनाते हैं, आपका वाटर बनाते हैं, जो कि हमारी बेसिक चीज़ है, ठीक है ना, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेम एज अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ना हमें सरवाइव करने के लिए वाटर और ऑक्सीजन दोनों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जो ऑक्सीजन होता है इसके अंदर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज बता देती हूँ मैं आपको एटम के बारे में, कि अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूल्स को अगर हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, एटम मिलता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल को जब हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, एटम मिलते हैं। लेकिन हम आगे फर्दर एटम्स को तोड़ नहीं सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि एटम जो होता है ये फर्दर आगे डिवाइड नहीं होता है। जो सबसे लास्ट यूनिट जो बचती है वो आपकी क्या है, एटम है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो एटम्स होते हैं इन एटम से बनते हैं आपके मॉलिक्यूल्स। तो क्या ये एटम जो है ये मॉलिक्यूल से ऐसे ही जाके मतलब उसके साथ बैठ जाता है तो मतलब मॉलिक्यूल बन जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो ये एक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ते हैं। जब भी एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे से हमेशा बंधे हुए रहते हैं, फिर ये अपने से अलग नहीं होते हैं। लाइक दैट अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, आपका एक ऑक्सीजन है और ये आपका सेकेंड हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बीच में एक बॉन्डिंग के थ्रू बंधे हैं, ठीक है ना। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। इसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर बनता है और वो आपस में एटम्स को कंबाइन करता है, तो एटम्स को कंबाइन करने के लिए उसे एक बॉन्डिंग की जरूरत होती है। बॉन्डिंग जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। जो बॉन्डिंग इनके बीच में होती है उनको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो एटम है, एटम आपस में कंबाइन होकर आपका क्या बना देता है, मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक। लाइक दैट आगे हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आप लोगों को, कि सपोज आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर जो कोई भी चीज है, जैसे कि आपने एक आयरन देखा, आयरन की आपके पास एक बॉल है, ठीक है ना, आपके पास आयरन की क्या है, एक बॉल है। तो इस बॉल के अंदर कई सारे छोटे 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 एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद ये क्या बना देता है, आपका एक आयरन का मॉलिक्यूल बना देता है। और फिर ये मॉलिक्यूल में विजिबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉल, ठीक है। तो इस तरीके से इस बॉल के अंदर कई सारे एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से कई सारे एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो वो क्या बना देते हैं, आपके मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। अब हमने मॉलिक्यूल को और एटम को तो समझ लिया, अब हम आगे समझते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो अणु होते हैं, ये जो अणु है ये फर्दर अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो ये 2 टाइप्स में या 2 क्लास में क्लासिफाई हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसे जो क्लासिफाई कर रहे हैं, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं या इसे टाइप्स में तोड़ रहे हैं, तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एटम, एटम के बेसिस पे हमें हम इसे 2 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास आती है आपकी एलिमेंट्स। फर्स्ट क्लास क्या आती है आपकी, एलिमेंट्स। जैसे कि हमने देखा था कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम से बना होता है, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स जो होते हैं ये एलिमेंट्स भी एटम से ही बने होते हैं, बट इसमें बात होती है इट्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ एटम, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स में सभी एटम जो होते हैं सिंगल टाइप के होते हैं, मतलब एक ही जैसे एटम अगर आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, आपके एलिमेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं
ऑक्सीजन O2, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक है ना। ये जो ऑक्सीजन है इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है, और है किसके एटम, दोनों ही ऑक्सीजन के एटम है। सेम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के भी यहाँ पे 2 ही एटम है, ठीक है ना। क्लोरीन, क्लोरीन भी यहाँ पे 2 क्लोरीन आपस में कंबाइन हो रहे हैं। और एक और बात हमें ध्यान रखना जरूरी है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटम्स के, इन एटम्स के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम देखें कि एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में जुड़ गए और इन्होंने बना लिया ऑक्सीजन गैस, या ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना लिया, जिसको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो ऑक्सीजन, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ऑक्सीजन है आपस में अगर जुड़ते हैं तो ये जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग। इसको हम केमिकल बॉन्ड भी बोल सकते हैं या केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू भी आपस में जुड़े हुए रहते हैं। सेकेंड थिंग आती है हमारी कंपाउंड। कंपाउंड जो होते हैं इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड जो होते हैं इसके अंदर भी एटम्स ही होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाती है कि जो एटम होते हैं इसके अंदर वो अलग अलग 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, और इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि एलिमेंट्स के अंदर सेम टाइप्स के एटम कंबाइन होते हैं, और कंपाउंड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बना देते हैं, आपके मॉलिक्यूल बना देते हैं या कंपाउंड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे H2O का यहाँ पे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं। मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम एटम है और साथ में एक ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन हो गया, तो इन्होंने क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। फिर फेरिक क्लोराइड, तो ये फेरिक क्लोराइड जो है इसके अंदर भी एक आयरन का एटम है और 2 क्लोरीन के एटम है, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें एक आयरन का एटम है और 2 क्लोरीन के एटम है। CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट के अंदर क्या है, एक तो सल्फर है और बाद में यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके अंदर सल्फर भी है, कॉपर भी है, ऑक्सीजन भी है, मतलब कई सारे आपस में एटम्स कंबाइन हो गए हैं। जब कई सारे एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, आपके कंपाउंड्स बना देते हैं। आई होप आपको इतना समझ लिया हमने, मॉलिक्यूल समझ लिया हमने, फिर एलिमेंट समझ लिया हमने, कंपाउंड समझ लिया हमने। अब इस चैप्टर में आगे और आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है ना। तो अब हम जान लेते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज जो होता है, इस फिजिकल चेंज में हमेशा किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट्स होती हैं उनमें चेंज होता है। किसी भी सब्सटेंस की कोई भी स्टेट्स होगी उनमें चेंज होगा तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल आपके पास है वाटर, ठीक, वाटर को आपने किया हीट, ठीक है ना। वाटर को आपने क्या किया, हीट किया, तो ये क्या हो गया, वेपोराइज हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब अगर हमने वाटर को किया कूल, ठंडा किया या फ्रीज किया, कूल नहीं करते हैं, फ्रीज करते हैं। अगर हमने इसको फ्रीज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपका आइस बन गया, या हम इसकी वाटर बन गया। फिर वाटर को अगर अपन ने हीट किया, इसको हमने हीट किया तो ये क्या बन गया, आपका वेपर बन गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने आइस जो है, आपने देखा होगा आइस जो होती है सॉलिड स्टेट में होती है, सॉलिड होती है। अगर आपने इसको क्या किया, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपने इसे हीट किया तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो आपकी आइस थी
ये कैसी है, सॉलिड है, ठीक है ना। ये आपकी जो वेपर है, सॉरी आइस जो है आपकी, ये कैसी है, सॉलिड है। अब अगर हमने इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो ये क्या बन गया, आपकी लिक्विड बन गया, ठीक। अब अगर हमने इसको हीट किया तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गए, मतलब क्या हो गया, ये गैस में चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए किसी भी सब्सटेंस की अगर स्टेट चेंज होती है, जैसे ये वो आइस था, ये सॉलिड, अभी फिलहाल आइस सॉलिड है, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा तो ये लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है ना, और ये बन गया वाटर। फिर इसको हमने हीट किया तो ये क्या बन गया, गैस। लेकिन है तो एक ही चीज ना, है तो आपके पास वाटर ही ना, वाटर के मॉलिक्यूल ही है हमारे पास, H2 वाला मॉलिक्यूल ही है, H2O वाला मॉलिक्यूल। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल को जब हम हीट देते हैं या इससे हीट लेते हैं तो क्या होता है कि इसकी स्टेट में चेंज होता है, इसकी स्टेट में चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। किसी भी चीज की अगर स्टेट्स में चेंज होता है, कोई चीज सॉलिड है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, या लिक्विड है और वो गैस में कन्वर्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, आपका फिजिकल चेंज, ठीक है ना। अब केमिकल चेंज की अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारे पास एक लकड़ी है, हमारे पास क्या है, वुड है, इसको हमने क्या किया, बर्न किया, क्या किया, बर्न किया। तो बर्न करने पे क्या बनाया इसने, एक तो बन गया आपका ऐश, ठीक, दूसरा बन गया आपका CO2 गैस, ये दो चीजें बन गई आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमने लकड़ी को जलाया, इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई हीट से, मतलब फ्लेम से रिएक्शन कराई, बर्न किया इसको हमने, तो क्या हुआ, एक तो आपकी ऐश बन गई और एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऐश है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो गई इन लोगों की, और क्या हुआ कि जब हमने लकड़ी को जलाया तो यहाँ से हीट रिलीज हुई, क्या हुआ, यहाँ पे हीट में चेंज हुआ, हीट यहाँ पे रिलीज होती है, मतलब आप लकड़ी जलती है तो उसके आगे अगर ऊपर हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ भी जल जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे हीट में चेंज हुआ, मतलब ये जो सब्सटेंस था जब ये जला तो इसमें हीट में चेंज हुआ, इसकी हीट जो थी वो चेंज हो गई, मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, और जिसके कारण कि क्या हुआ, ये इसका जो फर्दर जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट भी आपका चेंज मिला आपको, ठीक है ना, इसका कलर भी चेंज हो गया आपका, ठीक है, स्टेट भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज जो है ये रिवर्सिबल है, कभी कभी क्या हो जाता है इसमें, ये रिवर्स वाटर के इसमें तो पूरा की पूरा रिवर्सिबल है, मतलब अगर आपने वेपर को वापस कंप्रेस कर दिया, ठीक है ना, उसको इकट्ठा करके कंप्रेस कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये आपका आइस बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिवर्सिबल है, लेकिन ये वाली रिएक्शन जो है वाटर से, यहाँ पे हमने पानी जो वेपर बन के उड़ा था उसको हम वापस वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाटर को हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन हुई थी ना, इस रिएक्शन में जो एस बना और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इससे हम वापस लकड़ी नहीं बना सकते, मतलब कि केमिकल चेंज जो होता है ना, ये इरिवर्सिबल है, ये वाला जो चेंज है ये रिवर्सिबल है, मतलब जो भी चीज बनेगी तो आपको फिजिकल चेंज में वापस आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे केमिकल चेंज जो है आपका वो कैसा है, इरिवर्सिबल है। और ये आपका कैसा है, रिवर्सिबल, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया है, ये भी आपका इस चैप्टर के अंदर ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें नहीं पता होगा तो हम इस चैप्टर को आगे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना, तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए
ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जब भी किसी चीज में किसी की स्टेट में चेंज होता है या किसी की केमिकली चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है, मतलब इसमें कोई ना कोई रिएक्शन हुई है जिसके कारण ये सब सारी चीजों में चेंज आया है, ठीक है ना। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। चैप्टर में जैसे कि हमें बताया गया है कि अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करते हैं तो डेली लाइफ में मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर गर्मी के टाइम में अगर हमने दूध को ऐसे ही खुला छोड़ दिया है रूम टेम्परेचर पे तो क्या होता है, उससे क्या बन जाता है, आपका कर्ड बन जाता है। मतलब यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि एन आयरन तवा पेन नैन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर हमने ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में किसी भी तवा, किसी भी पेन या किसी भी नैन को अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया है तो क्या होगा कि उसके ऊपर रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। थर्ड आता है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अगर आपने ग्रेप्स को फर्मेंटेड होने के लिए रख देते हैं या फर्मेंटेड होते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके बाद फूड इज कुक्ड, खाना बनता है, ठीक है ना। तो खाना भी बनता है तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। खाना जो बनता है इसमें भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। अगर फूड जो खाना हमने खा लिया है वो हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट हो रहा है तो वो भी आपका क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि ये सब केमिकल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इन सब चीजों में अगर चेंज हो गया है तो हम वापस इन्हीं चीजों को वापस नहीं ले सकते हैं या वापस हमें चीज वापस नहीं मिल सकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सब चीजों में केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है, इसीलिए इनमें सारे में केमिकल रिएक्शन हो रही है। वी रिस्पायर, अगर हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेते हैं तो ये भी एक आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। केमिकल रिएक्शंस के कारण ही ये सब चीजें होती है। अगर हम इन सब चीजों को और आगे अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने एक मैग्नीशियम रिबन को एक संसी या टॉर्च की हेल्प से अगर हमने इसको पकड़ रखा है, ठीक है ना, और इसे हम क्या करते हैं, बर्नर में इसको बर्न करते हैं तो क्या होता है कि जब ये बर्नर में जलता है ना, ये मैग्नीशियम रिबन जब बर्नर में जलता है तो जलने के बाद क्या होता है कि एक व्हाइट कलर की फ्लैम निकलती है, एक व्हाइट कलर की फ्लैम निकलती है और व्हाइट कलर का एश इस बर्तन के अंदर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। जो एश होता है वो एश कैसा होता है, आपका व्हाइट कलर का होता है। तो इस तरीके का अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मतलब यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमने मैग्नीशियम को क्या किया है, हीट किया है और हीट करने के कारण ये एश में कन्वर्ट हो गया है। एश में एश जो था वो आपका कैसा है, व्हाइट कलर का एश है। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट करके ये समझ में आ रहा है कि इसमें केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। ये जो एक्सपेरिमेंट है, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हमें बहुत सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हमने मैग्नीशियम रिबन को अगर पकड़ रखा है संसी से तो हमें थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब ये बर्नर में फ्लैम में किसी भी फ्लैम या बर्नर में बर्न होता है ना तो इसमें सब व्हाइट कलर की बहुत तेज लाइट निकलती है, एक्सपोज होता है, बहुत तेज व्हाइट कलर का एक्सपोज होता है, बहुत ज़्यादा व्हाइट कलर की लाइट निकलती है। और ये व्हाइट कलर की लाइट जो है ये हमारी आंखों को थोड़ी देर के लिए स्लाइटली ब्लाइंड भी कर सकती है, थोड़ी देर के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट करें तो हमें ब्लैक कलर का चश्मा पहन के ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्रिकॉशन हमें रखना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर हमारी आंखों पर इसका इफेक्ट होगा। सेकेंड थिंग आती है, अगर हम इसको ऐसे समझ लें कि ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन, इसको किया हमने हीट, ठीक है ना। हीट करने से यहाँ पे क्या बना आपका व्हाइट एश बन गया,
केमिकल चेंज हुआ। अब देखिए ये मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है ना तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होता है। ठीक, तो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या बनती है आपकी एज बनती है और ये क्या है आपकी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम आगे और कुछ चीज बता देती हूँ। मैं आपको हीट से रिलेटेड कुछ चीजें और बता देती हूँ कि किसी भी चीज को बर्न कराने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो आपकी ऑक्सीजन होती है और सेकेंड आपका फ्यूल होता है। ठीक है ना, फ्यूल किसी भी चीज को अगर फ्यूल दोगे तो ही वो बर्न होगा, अदरवाइज वो बर्न नहीं होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन वहाँ होगी तो ही कोई भी चीज बर्न होगी और विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज बर्न नहीं होगा। ठीक, तो बर्निंग के लिए हमें ये चीजें बहुत जरूरी है। देखिए अब यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हुई है ना, इस केमिकल रिएक्शन को हम एक और तरीके से समझ लेते हैं कि जब भी एरो के इधर की बात करते हैं, एरो के इतने पार्ट की बात करते हैं, एरो के जो पहले वाली जो चीजें होती हैं इन सब चीजों को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। इनको हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हो गए रिएक्टेंट हो गए। और यहाँ पे जो जलने के बाद जो चीज बनी उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक, जलने के बाद जो चीज बनी उसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हुई है और रिएक्शन को हमने एक फ्लो में शो किया है। रिएक्शन को हमने क्या किया है फ्लो में शो किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, इसको हमने क्या बोला है केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो इसको हम आगे और डीप में स्टडी करेंगे, पर फिलहाल अभी आपको मैं इस एग्जांपल में बता देती हूँ कि ये जो होता है एरो के इस तरह वाला जो पार्ट होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जितने भी चीजें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जब रिएक्शन होने के बाद जो चीजें हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है कि हाउ टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन। हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है ना, तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए मैंने आपको पहले कुछ चीजें बताई थी, जैसे फर्स्ट चेंज इन स्टेट, सेकेंड चेंज इन कलर, थर्ड इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज हो रहा है, स्टेट में चेंज मतलब अगर वो गैस है और गैस से आपका लिक्विड बन गया, या लिक्विड है तो लिक्विड से आपका सॉलिड बन गया, या सॉलिड से आपका लिक्विड बन गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर सॉलिड है, सॉलिड से आपका लिक्विड बन गया। ठीक है ना, तो सॉलिड से क्या बन गया आपका लिक्विड बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया चेंज इन स्टेट, या लिक्विड से आपका गैस बन गया। तो यहाँ पे अगर ये चेंज होता है तो मतलब यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक, तो इसका मतलब है कि चेंज इन स्टेट्स। सेकेंड आता है चेंज इन कलर। लाइक दैट आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया ना तो क्या हुआ व्हाइट कलर की ऐश निकली। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ चेंज इन कलर। व्हाइट कलर की आपकी क्या निकली ऐश निकली थी, तो क्या हुआ यहाँ पे चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो गया। इसके कारण क्या हो गया ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस रिलीज होती है ना, लाइक दैट हमने क्या करा है कोई भी रिएक्शन करवाते हैं और अगर उसमें से धुआं निकलता है, गैस निकलती है, जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं। ठीक है, लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है धुआं निकलता है। धुएं के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कई सारी गैसेस उसके अंदर रहती है। तो ये सभी गैसेस उसके साथ निकलती है। तो मतलब यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है, गैस रिलीज हुई है, गैस निकली है, मतलब कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन आपकी हुई है। इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होता है मतलब किसी भी चीज को अगर हमने रिएक्शन करवाया और
गर्म हो गया, हीट हो गई या ठंडी हो गई, ठीक है ना, या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी या ठंडी हो जाएगी या थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब टेम्परेचर में अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे भी क्या होगा, आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। इससे हमें क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, ठीक। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सपेरिमेंट की जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्नर में उसे बर्न किया तो क्या हुआ कि एक एश का फॉर्म, एक एश बनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बोला था कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अब इस केमिकल रिएक्शन जो हुई है ना, उसे हम एक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम यहाँ सीखेंगे आज, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम रिबन था, ठीक, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और इससे क्या बना है, एक एश बना था। उस एश का नाम क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये जो एश बना था ना, इस एश का नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई थी, उस केमिकल रिएक्शन को हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में शो किया है। इस रिएक्शन को पूरा की पूरा हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, शो किया है। यहाँ पे एरो के इस तरफ वाली जो चीजें होती हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट जो होती हैं वो रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। एरो के सेकंड जो पार्ट होता है, दूसरी तरफ का जो पार्ट होता है राइट हैंड साइड का, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और कोई नई चीज बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट जब रिएक्शन करते हैं और कोई नई चीज बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एरो के लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो हम लिखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बता देती हूँ कि रिएक्टेंट के बीच में हमने प्लस का साइन लगाया है, मतलब क्या कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट हुए, यहाँ पे दो रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए हमने इन दोनों ने मिलके ये प्रोडक्ट बनाया है, इसलिए हमने यहाँ पे बीच में क्या करा है, प्लस का साइन लगाया है, ठीक है। अब इसी को अगर ये जो रिएक्शन है ना, ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम केमिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फॉर्मूला फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं अगर हम, फॉर्मूलाज के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg प्लस ऑक्सीजन, एरो का निशान, एरो का जो साइन है ये हमें क्या शो करता है कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन हुई है और यहाँ पे बन गया है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन, एरो का साइन हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन हुई है और इसने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट थे उसके जो मास है, क्या ये सेम है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक मैग्नीशियम है तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम प्रेजेंट है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो क्या यहाँ पे दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब कि ये रिएक्शन अभी हमारी बैलेंस रिएक्शन नहीं है, तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैग्नीशियम के आगे भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 2। तो अब हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। चलिए आगे हम जानते हैं केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves use of symbols of substances, of reactants and product with mention of physical
किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन जो है इसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों चीज़ों को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही इसमें हम उसकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करते हैं। फिजिकल स्टेट इट मीन्स कि कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी फिजिकल स्टेट हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए हम फिजिकल स्टेट एल लिखेंगे। अगर कोई सब्सटेंस गैस फॉर्म में है तो उसके लिए हम जी लिखेंगे, और अगर कोई सब्सटेंस एक्वस फॉर्म में है तो उसके लिए हम AQ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सब्सटेंस, जो भी केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं उसको हम फिजिकल स्टेट के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। लाइक दैट अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसकी रिएक्शन हमने करवाई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये काफी लॉन्ग रिएक्शन हो जाती है। ठीक, तो अगर हम इसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे लिए इजी भी हो जाएगी और शॉर्ट भी हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं O2, फिर एरो का साइन, एरो का जो साइन होता है ये बताता है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है ना, और रिएक्शन होने के बाद बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसको क्या करा है, सिंबल्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। सिंबल्स के फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल MgO होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैग्नीशियम जो हमने लिया था ये कैसा था, सॉलिड था, तो इसलिए हमने यहाँ पे S लिख दिया। ऑक्सीजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस था, इसलिए यहाँ पे हमने G लिख दिया है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये अगेन आपका कैसा मिल गया, आपको सॉलिड मिल गया, तो हमने इसकी स्टेट लिख दी यहाँ पे सॉलिड। ठीक है ना, अब ये रिएक्शन हमने देख ली है, इसको हम आगे बैलेंस करना भी सीखेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। लाइक दैट मैग्नीशियम है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हम इसके आगे 2 लगाएंगे और यहाँ भी इसके आगे 2 लगा देंगे, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। लेकिन इसको मैं आगे आपको रिएक्शन बैलेंस जब अभी बताऊंगी मैं आपको, तो उसमें पूरा डिटेल से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब इसके आगे हम जान लेते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर के अंदर सॉल्वेंट होता है, या सॉल्वेंट जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो चलिए आगे हम जान लेते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दी गई है आपको, Fe मतलब फेरस आयरन है, ये आपका, ये है आपका आयरन, फिर यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल दे रखा है, और इससे बना है आपका फेरिक ऑक्साइड, और आपका बना है हाइड्रोजन एस। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन दी गई है ना, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इसे हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को जब भी हम बैलेंस करते हैं ना, तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब जितना आपने रिएक्टेंट लिया है उतने ही आपके प्रोडक्ट में रिएक्टेंट आना चाहिए। मतलब जो एटम्स आपने लिए हैं ना, वो सारे एटम्स आपके प्रोडक्ट में उतने ही एटम्स आना चाहिए। तो चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास रिएक्टेंट में आयरन का एक एटम है। ठीक है ना, 1 एटम है यहाँ पे आयरन का हमारे पास।
फिर हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम है, ये H2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है 2 एटम है हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का आपके पास 1 एटम है। आगे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे 3 एटम्स है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में आयरन के कितने एटम्स है? 3 एटम्स है। ऑक्सीजन के हमारे पास कितने एटम्स है? 4 एटम है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन में 4 लिख देंगे, और हाइड्रोजन में यहाँ हमारे पास कितने एटम्स है? 2 एटम्स है। तो देखिए अब प्रोडक्ट में यहाँ पे आयरन के 3 एटम्स है और यहाँ पे 1 एटम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ रिएक्टेंट में भी आपके प्रोडक्ट के 3 एटम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो V1 है ना, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 3, मतलब रिएक्टेंट जो होंगे उसमें आपके कितने आयरन के कितने रिएक्टेंट हो जाएंगे? 3 आयरन के एटम्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। एक और चीज आपको बता देती हूँ कि जब भी हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, चलिए मैं इस तरीके से ये आयरन है हमारे पास, इनको हमें इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज करना जरूरी रहता है। ये H2O है हमारे पास, इसको भी हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं Fe3O4, इसको भी हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, प्लस हाइड्रोजन है, इसको भी हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ब्रैकेट में क्लोज करने का मतलब क्या है कि हमें इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। ब्रैकेट में जो जैसा लिखा है उसको वैसे ही लिखे रह देंगे। अब जब हम नंबर्स लिखेंगे ना, तो वो हम कहाँ लिखेंगे? ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पे हमने आयरन के 3 नंबर्स यहाँ पे हमने ऐड कर दिए। तो देखिए अब यहाँ पे रिएक्टेंट के भी 3 नंबर्स हो गए हैं और प्रोडक्ट के भी आपके कितने नंबर्स हो गए हैं? 3 नंबर्स हो गए हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हाइड्रोजन की। तो रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन के 2 है और प्रोडक्ट में भी हमारे पास हाइड्रोजन के 2 है, तो अभी फिलहाल हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब आते हैं हम ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन में यहाँ पे हमारे पास 1 एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हमारे पास 4 एटम है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को क्या करना है? 4 एटम्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट में हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे आपका 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो इसके आगे क्या लिख देंगे हम? 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका ऑक्सीजन के 4 एटम इक्वल हो गए अब, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम आगे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने जब ऑक्सीजन के एटम चेंज करे ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स भी चेंज हो गए। अब यहाँ पे 4 एटम हाइड्रोजन के और 2 यहाँ के, तो 4 2 जे कितने हो गए? 8 हो गए। तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 8 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 रह गए, तो इधर भी हमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसे क्या करना पड़ेगा? 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम थे, तो यहाँ पे हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया आपके 8 एटम्स। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन बैलेंस। अब इसके साथ साथ इक्वेशन की हमें स्टेट भी बताना है। तो आपका ये जो आयरन है ये किसी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। ये जो वाटर है ये आपका लिक्विड स्टेट में है। फिर ये फेरिक ऑक्साइड, ये भी आपका सॉलिड स्टेट में होता है, और ये जो हाइड्रोजन होता है ये आपका गैस स्टेट में होता है, ठीक है ना। तो इसको हमने गैस स्टेट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से हो गई हमारी रिएक्शन। केमिकल जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी? बैलेंस हो गई। तो आपकी बुक में कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके से, तो आप इजीली किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाएंगे। तरीका मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि किस तरीके से हमें इसे बैलेंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है? हम ये जो केमिकल इक्वेशन कर रहे थे इसे हमें बैलेंस नहीं करें तब भी चल जाएगा, लेकिन हम इसे बैलेंस क्यों कर रहे, क्या कारण है? तो इसका बैलेंस करने के 2 रीजन है। एक रीजन तो ये है कि आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। इसमें क्या था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मैटर को बनाया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रीजन तो ये आ गया है।
इसीलिए हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत लग रही है। सेकेंड रीजन ये आता है कि सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कई सारे नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड पे हमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम हमें मिलना चाहिए। लाइक दैट अभी मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, और यहाँ पे बना दिया था इनने MgO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम्स थे और यहाँ पे हमें एक ही एटम मिल रहा है, तो हमें इसे 2 बनाना पड़ेगा। तो अब हमने इसको 2 बनाया, तो यहाँ मैग्नीशियम का 1 था, तो अब हमें इसे भी 2 करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो रिएक्टेंट साइड है ना, ये रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है। तो दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स आपके सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी मैग्नीशियम के 2 नंबर है, 1 2, और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के आपके पास 2 एटम्स है। तो हमें ये जरूरी है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों सेम होना चाहिए। इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना, केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया हम लोगों ने, केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मतलब उसको बैलेंस कैसे करते हैं ये भी सीख लिया हमने, इसे बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी हमने सीख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है, तो सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है, ये जो नेम है इसी से हमें क्लियर हो रहा है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब, यहाँ पे कॉम्बिनेशन से ही हमें पता चल रहा है कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है, मिलाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मतलब ही हो रहा है कि मिलाना। तो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टिंग कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या बनते हैं, आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि एक रिएक्टेंट है आपके पास A और आपके पास दूसरा रिएक्टेंट है B, तो यहाँ पे A और B ये दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो गए हैं, जुड़ गए हैं और इन्होंने एक नया प्रोडक्ट बना दिया है, वो है आपका AB। इसी को हम आगे एग्जाम्पल के बेसिस पे समझ लेते हैं। लाइक दैट अगर हम बर्निंग ऑफ कोल का अगर बर्निंग देखते हैं, ठीक है ना, अगर हम किसी कोल को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होती है। कोल जो होता है उसको हम कार्बन बोलते हैं, कोल में कार्बन होता है, इसलिए हम इसे C से कार्बन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कार्बन है और ये सॉलिड स्टेट में होता है। प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इसे बर्न करते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इसे क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपको किस फॉर्म में मिलता है, गैस के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने आपस में मिलकर क्या बना दिया, आपका एक नया प्रोडक्ट बना दिया जो था आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। सेम है सेकेंड, अगर हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर को सभी जानते हैं, तो वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर में भी सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होती है। यहाँ पे H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस इन द, यहाँ पे हमने G लिखा है, मतलब ये हाइड्रोजन आपका गैस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में जब कंबाइन होती है ना, तो क्या बना देती है, आपकी H2O वाटर बना देती है। तो इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे इसके आगे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे भी इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी अब बैलेंस। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंपल वे में अगर हम बात करते हैं, तो जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं
हैं दोनों कंबाइन होके, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए तो सेकेंड टाइप हम जान लेते हैं। सेकेंड टाइप है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। सेकेंड टाइप है हमारा क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इट मीन्स कि इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि हमें नेम से ही क्लियर हो रहा है, डीकम्पोजिशन मतलब टूटना, स्प्लिट होना। तो यहाँ पे इसमें हम बोल सकते हैं कि जब कंपाउंड जो है रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है ना, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए है और इसमें रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने के बाद ये जो आपका रिएक्टेंट था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट आपका बी हो गया और सेकंड पार्ट आपका क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कोई रिएक्टेंट अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है या डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसमें और भी आगे टाइप्स है। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट टाइप है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकेंड टाइप है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और थर्ड टाइप है आपका फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप्स है डीकम्पोजिशन के, जिसे हम आगे पूरा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप्स मैंने अभी आपको बताया था कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे थर्मल डीकम्पोजिशन का रिएक्शन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है थर्मल, थर्मल यानी क्या होता है, हीट, है ना। तो जब भी व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब भी डीकम्पोजिशन हीट के थ्रू कैरी होता है या हीट के थ्रू होता है, हीट अगर हम देंगे और डीकम्पोजिशन होता है रिएक्शन में, कोई भी जो सब्सटेंस है वो अगर स्प्लिट होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे कौन सा डीकम्पोजिशन होगा, आपका थर्मल डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या बनाता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में ये आपका बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल रिएक्टेंट था और ये दो प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो गया या टूट गया या स्प्लिट हो गया। पहला है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और सेकेंड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। तो जब भी कोई डीकम्पोजिशन हीट से कैरी होता है, हीट के थ्रू होता है, तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम कोई भी डीकम्पोजिशन करवाते हैं या किसी रिएक्शन में डीकम्पोजिशन जो हो रहा है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वाटर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे, तो वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं तो क्या होगा, आपका वाटर जो है ये डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में और कार्बन और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है ना। तो ये गैस के फॉर्म में आपका जो वाटर है वो वेपर बन के उड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये हमारी रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस नहीं है, तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं 2। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस, ठीक है ना। बैलेंस करना मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। तो जब भी कोई हम एक केमिकल इक्वेशन को बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत इजीली ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी और हम इजीली इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्ड टाइप आता है हमारा फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। थर्ड टाइप क्या है हमारा, फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमने पहले देखा था
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट की जरूरत होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमने सेकेंड देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत हुई थी। तो यहाँ पे फोटोलाइसिस में क्या मिल हमें किस चीज़ की जरूरत होगी, यहाँ पे व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में जब डीकम्पोजिशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड जो है सॉलिड फॉर्म में है, इसे अगर हम सनलाइट में रख देते हैं, ये सनलाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। और यहाँ पे ये जो रिएक्शन जो हम देख रहे हैं ऊपर वाली, इस रिएक्शन का यूज ज्यादातर जो रिएक्शन है इसका यूज जो होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की जो फोटोज बनती है वहाँ पे इस रिएक्शन का यूज होता है, ठीक है। तो आप लोगों को थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, तीनों डिकम्पोजिशन आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए अब हमारे दो टाइप्स हो गए हैं, एक कंपोजिशन रिएक्शन हो गया आपका, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब थर्ड टाइप आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, है ना। अगर कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसकी जगह वो खुद ले लेगा और उसको बाहर कर देगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आयरन है, ये जो आयरन है, आयरन और कॉपर सल्फेट, इन दोनों को अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डालते हैं, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसके अंदर अगर हम आयरन को डालते हैं तो क्या होगा कि ये कॉपर जो है ये लेस रिएक्टिव है, कैसा है ये, लेस रिएक्टिव, और ये आपका है मोर रिएक्टिव, ठीक है ना। तो ये आपका लेस रिएक्टिव है और ये आपका मोर रिएक्टिव है। तो ये आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसने क्या करा कि कॉपर जो कम रिएक्टिव एलिमेंट था उसको हटा दिया इसकी जगह से और खुद इसके साथ जाके जुड़ गया और इसने यहाँ पे बना दिया फेरिक सल्फेट प्लस कॉपर जो है वो आपका अलग हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि जब भी कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाना है, अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे चले जाना, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम देखते हैं, आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक आयरन नेल है, ठीक है ना, ये आयरन नेल है। इस आयरन नेल को यहाँ पे हम एक टेस्ट ट्यूब के साथ इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये टेस्ट ट्यूब लिया हमने, टेस्ट ट्यूब ए, इसके अंदर अपन हमारा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये आपको ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है ना। ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये आपको कैसा दिखेगा, ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये जो आयरन नेल है, इस आयरन नेल को यहाँ से लिया और इसको हमने इस आयरन नेल के अंदर इसको हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीप कर दिया। डीप करने के बाद हमें क्या दिखता है, डीप करने के बाद हमें दिखता है कि यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था ये आपका चेंज हो गया ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में, ठीक है ना। और यहाँ से हमने जब इस आयरन नेल को निकाला, ठीक है ना, ये जो आयरन नेल डाला था हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये आपका जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ी देर इसको हमने रखा, आयरन नेल को यहाँ पे हमने इसके अंदर रखा। तो रखने के बाद क्या हुआ कि ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है वो आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में चेंज हो गया। ग्रीन कलर में चेंज होने के बाद जब हमने इस आयरन नेल को यहाँ से निकाला तो ये हमें इस तरीके से थोड़ी ब्लैकिश कलर की या ब्राउन कलर की दिखाई देती है। ये आयरन नेल जो है ये हमें किस कलर से दिखाई देती है, ब्राउन कलर की दिखाई देती है। और ये जो आपका सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन का कलर ही आपका चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसने क्या किया है कि ये जो आयरन था, आयरन ने कॉपर सल्फेट
कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर को हटा दिया और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ गया और कॉपर को इसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये जो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने का मेन रीजन यही है कि यहाँ पे इसने इस सॉल्यूशन को कैसा बना दिया है, फेरिक सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया है। और यहाँ पे पहले सॉल्यूशन कैसा था आपका, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद ये जो सॉल्यूशन है ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या आ गया, अब फेरिक सल्फेट आ गया और फेरिक सल्फेट के कारण ही इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था ये ब्लू कलर का था, लेकिन हमने इसके अंदर आयरन नेल डाली तो ये ग्रीन कलर में क्यों चेंज हो गया, या इसका कलर क्यों चेंज हो गया। तो इसका कलर चेंज होने का रीजन क्या है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है और कॉपर सल्फेट को या कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया और इसने क्या बना लिया, फेरिक सल्फेट बना लिया और कॉपर को सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। देखिए हम लोगों ने कंपोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया। अब फोर्थ आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है उसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया या उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सेम ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, a reaction in which new compound are formed by mutual exchange of ion between two compound। यहाँ पे क्या होता है कि दो कंपाउंड के जो आयन्स होते हैं, है ना, दो कंपाउंड जो होते हैं इनके बीच के जो आयन्स होते हैं, इन आयन्स में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज होता है जिसके कारण कि क्या होता है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका सोडियम सल्फेट है, ठीक है ना, और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होता है कि सोडियम जो है, सोडियम के पास आपके जो सोडियम होता है इसके पास क्या है, आपका एक आयन है। तो यहाँ पे दो सोडियम है, ठीक है ना, तो दो सोडियम हो गए। लेकिन जो सल्फेट है ना इसके पास टू नेगेटिव आयन्स है। इसके पास कितने हैं, टू नेगेटिव चार्ज वाले आयन्स है। तो इसने क्या करा, दो सोडियम लिए थे और इसने बना दिया था सोडियम सल्फेट बना दिया था। क्या बना दिया था इसने, सोडियम सल्फेट बना दिया था। लेकिन बेरियम क्लोराइड की जब हम बात करने जाते हैं तो बेरियम क्लोराइड में क्या होता है कि बेरियम के पास जो है टू पॉजिटिव आयन्स होते हैं। तो इसने क्या करा कि ये टू पॉजिटिव आयन्स इस अकेले ने इसको दे दिया, ठीक है ना। तो इसने क्या करा, इसका साथ छोड़ दिया, है ना, सल्फेट ने क्या करा, सोडियम का साथ छोड़ दिया और बेरिलियम के साथ जाके जुड़ गया। ठीक, अब ये जो सोडियम बचा था ना, ये सोडियम ने क्लोरीन, अकेले के पास एक नेगेटिव आयन होता है तो यहाँ पे दो क्लोरीन है, तो ये जो सोडियम था ये सोडियम जाके इस क्लोरीन के साथ जाके जुड़ जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, आयन्स का एक्सचेंज हुआ है। बेरिलियम ने दो पॉजिटिव आयन, दो नेगेटिव आयन वाले सल्फेट को दे दिया, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर इन्हें क्या बना दिया है, बेरिलियम सल्फेट बना दिया। और यहाँ पे जो सोडियम था ना, ये सोडियम के बाद एक ही पॉजिटिव आयन था, तो इसने क्या करा कि क्लोरीन के पास नेगेटिव आयन था, तो इसने क्लोरीन को नेगेटिव आयन के वाले को, सोडियम ने अपना पॉजिटिव आयन इसको दे दिया और ये दोनों सेटिस्फाई हो गए और इधर ये दोनों सेटिस्फाई हो गए और इस तरीके से इन्होंने मिलके क्या बना दिया, बेरिलियम सल्फेट बना दिया और सोडियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही बार डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। बेरिलियम का भी डिस्प्लेसमेंट हो गया और सोडियम का भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसलिए इसको हमने क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है इसको समझ लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट समझेंगे। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, और किसी
हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। मतलब कि किसी सब्सटेंस में जाकर अगर ऑक्सीजन जुड़ता है और या तो फिर ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीजन अगर किसी में जाके ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर हाइड्रोजन आपका निकल रहा है, ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है कॉपर, ठीक। कॉपर में ऑक्सीजन, ये जो कॉपर है, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और कॉपर और ऑक्सीजन दोनों आपस में जाके जुड़ गए, ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इट मीन्स की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन जुड़ सकता है या हाइड्रोजन निकल सकता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जो रिडक्शन रिएक्शन होता है ना, वो जस्ट इसका अपोजिट होता है, जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है ना, ये कॉपर ऑक्साइड है CuO, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पे जब इसका ऑक्सीजन यहाँ से निकला, ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन हो गया। लेकिन अब इसमें एक और बात हो रही है कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ से निकला था ना, ये जाके इस हाइड्रोजन के पास जुड़ रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ इस एग्जांपल में कॉपर में से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के पास जाके ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। तो जब भी किसी रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही साथ में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर साथ में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आपको हर साल एक नए क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछते हैं या फिर रेडॉक्स रिएक्शन पूछते हैं, या कोई इक्वेशन दे देते हैं और उसमें पूछा जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से आप लोग इजीली इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम जान लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है, तो जनरली इसकी देखा जाए तो दो इफेक्ट हमें जनरली देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज द कोरोजन। कोरोजन इट मीन्स कि अगर कोई भी मेटल सब्सटेंस है ना, कोई भी मेटल का सब्सटेंस है, अगर हमने उसे मॉइस्चर में, एयर में, वाटर या फिर एसिड, इन सब के डायरेक्ट कांटेक्ट में रख दिया है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो मेटल था ना, इस मेटल के ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाएगी, मतलब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और मेटल ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड जब इसके ऊपर बन जाता है, यहाँ पे मेटल जो है मॉइस्चर, एयर या वाटर या एसिड, इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे मेटल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं या कोरोजन बोलते हैं, जिसके कारण जो मेटल है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, खराब होते चले जाती है और धीरे धीरे वो कमजोर हो जाती है, ठीक है। डेली लाइफ में अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आप लोगों ने देखा होगा कि आयरन के ऊपर जो ब्राउन कलर का आप लोगों को एक कोटिंग दिखता है,
है ना। आयरन को अगर आप कुछ टाइम के लिए हवा में खुला छोड़ दो या उसको थोड़ा गीला हो गया उसको ऐसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दो तो क्या होगा कि उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जो रस्टिंग होती है वो भी ऑक्सीडेशन का ही एक एग्जांपल है, उसको हम कोरोजन भी बोलते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर की ज्वेलरी देखी होगी। तो ज्वेलरी अगर कुछ टाइम के लिए हम ऐसे ही पटक देते हैं, हवा में डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है या उसके ऊपर मॉइस्चर, नमी या इस तरीके से कुछ उसके कांटेक्ट में आती है, एयर वगैरह, तो उससे क्या होता है कि जो सिल्वर जो होती है ना उसमें भी रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, मतलब सिल्वर के ऊपर काली काली परत जम जाती है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। इसी तरीके से कॉपर आपने देखा होगा कि कॉपर के कोई भी घर में आप लोगों ने यूटेंसिल देखे होंगे, बर्तन देखे होंगे, तो यहाँ पे जो बर्तन जो होते हैं ना इसके ऊपर भी धीरे धीरे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। ठीक है ना। तो ये जो ग्रीन कलर की जो कोटिंग हो रही है ये क्या है, आपकी मेटल ऑक्साइड है। ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड है, सुपरिक ऑक्साइड है। और इसके कारण ये जो आपके जो बर्तन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ग्रीन कलर के हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि कॉपर के बर्तन जो होते हैं उन्हें डायरेक्ट एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं रखते हैं या फिर हम उसे सुखा के रखते हैं। ठीक है ना, गीले बर्तनों को हम नहीं रखते हैं। इसका मेन रीजन ही यही है क्योंकि वो क्या होता है, धीरे धीरे उस पर रस्टिंग हो जाती है, कोरोजन हो जाती है, और कोरोजन होने के कारण वो जो बर्तन है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। ठीक। सेकेंड आता है हमारे पास रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब जो होता है कि कोई भी फूड आइटम है जो ऑयल से बने हुए हैं, ठीक है ना, तो जो फूड आइटम जो ऑयल से बने हुए होते हैं, जो पैक्ड आइटम होते हैं, वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो जाता है कि उसमें रैंसिड हो जाता है, और रैंसिड के कारण उसका जो टेस्ट होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के कारण उस फूड आइटम का टेस्ट चेंज हो जाता है और उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। जैसे आप लोगों ने आपके घर पे मटेरियल कोई चीज़ देखी होगी, जैसे मम्मी ने मिक्सचर बनाया है, मिक्सचर बना के रखा है, वो कुछ टाइम के बाद हम उसे बार बार खोल रहे हैं, रख रहे हैं, खोल रहे हैं, रख रहे हैं। अगर हमने उसको एयर टाइट जार के अंदर पैक करके नहीं रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी और उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि हमारा जो फूड है वो रैंसिड हो गया, उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन होने के कारण ये जो फूड था हमारा ये क्या हो गया, अब स्पॉइल हो गया है, खराब हो गया है। ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। हमने जो पहले की जो रिएक्शन देखी थी, केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स देखे थे वो हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बेसिस पे हमने देखा था। अब हम फिर से जो केमिकल रिएक्शंस है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे हम इन केमिकल रिएक्शन को फिर से 2 क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे नेम से क्लियर हो रहा है एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब ही क्या होता है, बाहर निकलना। ठीक है, निकलना। बाहर निकलना। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब रिएक्शन जो होती है तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो इसमें से हीट बाहर रिलीज होती है, बाहर निकलती है प्रोडक्ट के साथ में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, आप लोगों ने घर पे खाना बनता है तो स्टोव पे जब हम खाना बनाते हैं या फिर लकड़ी से मम्मी लोग खाना बनाती है, तो जो भी हम नेचुरल गैस का जब हम बर्निंग करते हैं तो उसके अंदर मीथेन होता है। मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर वेपर बाहर निकलती है और साथ में हीट जनरेट होती है जिससे हमारा खाना पकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट के साथ में यहाँ पे आपको क्या मिला है, हीट भी जनरेट हुई है, यहाँ पे हीट आपकी बाहर निकली है। ठीक है ना। तो जब भी हीट किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ बाहर निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये एक एग्जांपल है। इसी तरीके से हमारे फूड का डाइजेशन जो
जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो जो डाइजेस्ट होता है हमारा खाना, तो खाना डाइजेस्ट होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है बॉडी के अंदर, तो ये भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेली लाइफ में हमारे कई सारे एग्जाम्पल्स है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, या हम बोल सकते हैं कि कंपोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन और आपकी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके की जितनी भी रिएक्शंस होती है ना उन सभी के अंदर मैक्सिमम जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है। सेकेंड आता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो the reaction which require energy in the form of heat, light and electricity called endothermic reaction। जब हमें रिएक्शन करवाने के लिए हीट या इलेक्ट्रिसिटी या लाइट की ज़रूरत होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वाटर है, वाटर को हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, अगर हमने वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर डाला, तो क्या होगा कि ये गैस और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। बगैर इलेक्ट्रिक करंट के ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी रिएक्शन है, अगर वहाँ पे हमें हीट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है या फिर लाइट की, सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में ही जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं। विदाउट सनलाइट वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में भी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो चैप्टर है ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में या अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से स्टडी कर पाए इस टाइम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं आया है तो अनलाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दे रखा है नीचे, कमेंट बॉक्स है नीचे, कमेंट बॉक्स में आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या मुझे कुछ बताना है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। सेकेंड आता है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।